एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की दिन भर की बड़ी खबरें। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे वेरीफाइड न्यूज की, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी होंगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे अनवेरीफाइड न्यूज, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में छपती तो नहीं है पर रियल होती है, सच्ची होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IMRH की, यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी पहले ही तैयार हो चुकी थी, पर अब इंडियन नेवी भी तैयार हो गई है। एक्चुअल में तैयार होने से मतलब यह है कि ये तीनों एजेंसी इस हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट में पैसे भी लगाएंगी। कितने पैसे लगाएंगी? ये कहा जा रहा है कि लगभग अभी शुरुआत के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इन तीनों ही सेना के अंग के द्वारा यह प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें कितने पैसे की बचत होगी? इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि इससे जो हेलीकॉप्टर निकलकर सामने आएगा वो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों की जो आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए बनाया जाएगा। इसमें थोड़े बहुत चेंज होंगे, वो सेना के अंग के हिसाब से उसमें चेंजेस किए जाएंगे। जैसे कि अगर एयरफोर्स के लिए ये हेलीकॉप्टर होगी तो ऊंचाई पर उड़ने लायक होना चाहिए इसको, और इसमें कम पेलोड ले जाने लायक होना चाहिए। वहीं अगर नेवी के लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होना है तो इसकी दूरी ज्यादा दूर तक उड़ सके और ज्यादा पेलोड ले जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सके। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है तो हर जगह इसका इस्तेमाल हो सके, इस प्रकार का इसको हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा। 15 साल में कहा जा रहा है, 15 साल में जो सेना के तीनों अंगों के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है उसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि बाहर चले जाते। और अगर इस प्रकार का हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया जाए तो उसको भारत में ही बनाया जाएगा और पैसा भारत में ही रहेगा। भारत में इसको बनाएगा कौन? HAL बनाएगी। HAL हेलीकॉप्टर में जिसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और 3 हेलीकॉप्टर जो मेन स्ट्रीम हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, और भारत की आर्मी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल भी कर रही है और काफी संतुष्ट दिखती है। इसके अभी करंट की स्थिति क्या है? इसका जो स्केल्ड वर्जन है वो ऑलरेडी बन चुका है, उसके काफी ट्रायल हो भी गए हैं और कंप्लीट हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके प्रोटोटाइप पे ध्यान देना है। प्रोटोटाइप कितने बनने हैं? 6 प्रोटोटाइप इसके बनने हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसके प्रोटोटाइप को 2025 से लेकर 26 के बीच में उड़ान लेनी है, और इसको प्रोडक्शन में जो डालना है वो कुछ 7 से 8 सालों का ये माना जा रहा है कि इसके बाद इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें चरण क्या होने वाले हैं? चरण जो मैंने बताया कि प्रोटोटाइप के बाद इसको तीनों सेनाओं के अंग को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। वो कुछ कमी बताएंगे, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर से ट्रायल होगा, और कुछ कमी रहती है तो फिर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और तब जाके इसका मास प्रोडक्शन होगा। इसीलिए इसमें 7 से 8 साल का समय लगने वाला है। बात यहां पर आती है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं किए जाते थे? क्योंकि आवश्यकताओं के हिसाब से अगर सामान डेवलप किए जाए हमारे तीनों सेनाओं के अंग के लिए तो उसको इंडक्ट करने में जो समय अवधि है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से बना होता है। वही बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की। एलोन मस्क का स्टारलिंक लॉन्च होने वाला है, आपको पता है, और भारत में भी ये लॉन्च होने वाला है। इसके लिए कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। स्पेस एक्स के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसके लिए वो भारत की कंपनी के साथ सहयोग करेंगे। जो सैटेलाइट भारत के लिए डेडिकेटेड होंगी या जिनके द्वारा भारत में इंटरनेट चलाया जाएगा, उनके लिए जो एंटेना बनाना है, कम्युनिकेशन का एंटेना बनाना है, या और कम्युनिकेशन के सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो सेटअप होते हैं वो बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ वो सहयोग करेंगे। इसमें भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो सारी एक मीटिंग में भाग ली, जिसमें कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सेक्रेटरी भी थे। वही बात कर लेते हैं P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट की। भारत को 10वां, भारतीय नेवी को यह 10वां एयरक्राफ्ट डिलीवर हो गया है, जिसको सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा इसको बनाया जाता है, और इसमें ऐसे सारे इक्विपमेंट लगे हैं जो कि एक सबमरीन को ढूंढने, नष्ट करने और ट्रैक करने के लिए आवश्यक होते हैं। और हमने ये देखा है पुरानी खबरों में कि नेवी इससे बहुत ज्यादा खुश रहती है। वही बात कर लेते हैं टर्की के द्वारा, जो अमेरिका से ये कहा गया था कि काबुल एयरपोर्ट की रक्षा वो करेंगे। उनके अगर 500 से ज्यादा कुछ ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की अगर कमान दे दी जाए तो वो उसको सिक्योर रखेंगे। तालिबान ने यह कहा है कि अगर इस प्रकार की चीज टर्की करता है तो टर्की को यह माना जाएगा कि वो एक फॉरेन फोर्स है और अफगानिस्तान में वो अपना कब्जा जमा रही है, और उनसे भी वही व्यवहार किया जाएगा जो अदर फॉरेन फोर्सेस से किया जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के 2 अब्बू एक साथ एक जमीन पर टिकने नहीं वाले हैं। उनका, तालिबान का ये कहना है कि भाई लड़ाई हो जाएगी और उनको भी फॉरेन फोर्सेस की तरह देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनवेरिफाइड न्यूज की, या मेन स्ट्रीम मीडिया में निकलकर सामने नहीं आया। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्कर आतंकवादियों ने
कैप्चर कर लिए थे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिए थे। उस वीडियो में शायद मैंने ISIS कहा था, पर ये जो घटना हुई है, अब जो घटना हुई है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा की गई है। एक्चुअल में इन वर्कर्स को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने एक पेट्रोल पार्टी भेजी थी, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था। उन पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने घात लगाकर हमला किया और कुछ 15 उनके जो सेना के जवान थे वो मारे गए हैं। इसमें एक कैप्टन भी मारा गया है। अब बात ये मारे जाने वाला और ये सब चीज छोड़ दीजिए, इस पे हमें खुशी या गम कुछ नहीं है, क्योंकि वो पड़ोसी देश है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उनके कितने भी मरे कितने भी जिए हमें कोई मतलब नहीं है। बात मतलब ये है कि एक पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है जिसके द्वारा ये तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बताई गई कि इस प्रकार की चीज हुई है, और उसके आधे घंटे बाद इसको ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड हो गई इसकी ID। मैंने खुद देखा था। अब ISPR ने अभी शाम को अपना एक वक्तव्य निकाला है जिसमें कहा है कि केवल 2 लोग मारे गए, एक सिपाही मारा गया, एक कैप्टन मारा गया। मतलब 13 लोगों की शहादत, इनको जो सो कॉल्ड शहादत कहते हैं, उसको जनता को बताया तक नहीं गया कि इतने लोग उनके मारे गए हैं। और हर जगह सबको ये पता है कि 11+4 लोग इनके मारे गए हैं। 4+4 मतलब ऐसे लोग जिनको पहले अगवा किया गया था और तब उनको मारा गया था। तो भैया पाकिस्तान का जो पाला हुआ सांप है वो खुद ही उनको काट रहा है। अब 2 परिभाषा बन गई है तालिबान की, गुड तालिबान, बैड तालिबान। ये तो पहले से थी, पर अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान। इसके अलावा US के B-52 बॉम्बर के द्वारा अफगानिस्तान में हमला किया गया है, तालिबानियों पे हमला किया गया है। लोगों का ये कहना था कि इनको एयरबेस कहां से मिला, अमेरिका ने तो सारे एयरबेस छोड़ दिए हैं, पर कतर में एक एयरबेस है जिसका नाम अल उदैद एयरबेस है, और यहीं से उड़ान भर के B-52 बॉम्बर गया अमेरिका का और वापस भी आ गया। पहले ये उड़ान दिन में 2 बार देखने को मिलती थी, पर अब ये 2-3 दिनों में 1 बार देखने को मिलती है। तो क्या ये कोई प्लानिंग थी अमेरिका की कि जब बिल से बाहर निकलेंगे तालिबानी तब उनको ठोका जाएगा? अब प्लानिंग हो ना हो, अमेरिका को तो बाहर निकलना ही है। फिर भी अंतिम क्षणों में, जाने के अंतिम क्षणों में इस प्रकार की हंटिंग कुछ अलग प्लान ही बताती है। इसके अलावा अफगान तालिबान के स्पोक पर्सन का पाकिस्तानी ऑफिशियल से ये कहना है कि जो पाकिस्तानी तालिबान है वो तुम्हारा सिरदर्द है, तुम लोग देखो, तुम लोग से जिस तरह निपट सकते हो निपटो। ये सीधे सीधे उनके ऑफिस स्पोक पर्सन ने मीडिया में कह के रखा है। इसके अलावा वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान के उस बयान को ड्रामेबाजी बताया है जिसमें कि उन्होंने ये दावा किया था कि इमरान खान से अमेरिका ने कहा कि भाई कि US को एक बेस बनाने दो पाकिस्तान में। ऐसी कोई भी चीज अमेरिका के द्वारा नहीं कही गई है और ना ही पाकिस्तान ने कोई मना किया। ये इमरान खान की ड्रामेबाजी थी, लाइमलाइट में आने के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए, और ये इमरान खान ने इसलिए किया कि तालिबान में गुडविल बना सके वो, और पूरी दुनिया को ये बता सके कि अब वो US के किसी भी बेस को हैंडल नहीं करेगा, अपने देश में हैंडल होने नहीं देगा। तो इस प्रकार की ड्रामेबाजी इनकी चलती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।